नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम पढ़ रहे थे रीतिकाल के प्रश्न पढ़ रहे थे। और इसमें हमने जो है अब तक, इससे पहले आपके जो है 3 क्लासेज आपके रीतिकाल के प्रश्नों की हो चुकी है, जिसमें आपके 25-25 प्रश्न हैं। ठीक है, तो आपके 25-25 प्रश्न हैं और इसके अंदर आपके 3 क्लासेज पहले हो चुकी है, यानी कि आपके जो है 75 प्रश्न आपके रीतिकाल के हो चुके हैं। ठीक है, आज की प्रश्नोत्तरी के साथ अगर हम बात करें तो आज की प्रश्नोत्तरी के साथ आपके जो है रीतिकाल के 100 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, अब हम साथियों बात करते हैं सबसे पहले कि आपके साथियों जो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, तो आपकी लगभग सारी जो है वीडियो क्लासेज जो है मिक्स आ रही है। ठीक है, जैसे कभी आपके आदिकाल के प्रश्नों की आ रही है, कभी भक्ति काल की आ रही है, कभी रीति काल की आ रही है और कभी आधुनिक काल के प्रश्नों की आ रही है। ठीक है, तो हम आज बात कर रहे हैं रीति काल के प्रश्नों के बारे में। और इससे पहले हमने जो है 625 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें आपके आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल चारों काल कंप्लीट हैं। आज का अपना प्रश्न है 626वां, और 626 से 650। ठीक है, यहाँ तक अपना जो है रीतिकाल के 25 प्रश्न रहने वाले हैं। अब शुरुआत करते हैं हम हमारी प्रश्नोत्तरी का साथियों, और शुभारंभ करते हैं आज का। तो हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है? हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है? तो साथियों, यहाँ हम बात करते हैं आधुनिक काल में, या फिर हम बात करते हैं भक्ति काल में। तीसरा ऑप्शन है रीति काल में या फिर आदि काल में। तो साथियों, हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है? तो साथियों, आपके रीति काल है, इसमें जो है आपके लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है तीसरे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीति काल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? साथियों, रीतिकाल के ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? ऐसे कौन से कवि हैं? तो वो बिहारी है, दूसरा ऑप्शन है गणानंद, या फिर आपके देव है, और चौथा ऑप्शन आपके सामने पद्माकर। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं तो साथियों ऐसे कौन से कवि आपके, तो पद्माकर ऐसे कवि हैं साथियों आपके साथ जो है वो ऋतुओं और त्योहारों के साथ अपने जीवन की खूबसूरती को मिलाया है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है चौथे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ, इनमें से सतसई किस कवि ने नहीं लिखी थी? ठीक है, तो साथियों सतसई किस कवि ने नहीं लिखी थी? तो बिहारी ने तो लिखी थी सतसई की टीका। ठीक है, मतीराम, वृंद और गणानंद। तो साथियों सतसई किस कवि ने नहीं लिखी थी? तो आपके गणानंद है, इन्होंने जो है सतसई नहीं लिखी थी। तो आपका यहाँ पे जो है चौथे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी विशेषता सामान्यतः रीतिकालीन काव्य की नहीं है? निम्न में से कौन सी विशेषता सामान्यतः रीतिकालीन काव्य की नहीं है? पहला ऑप्शन है रीति निरूपण, या फिर राष्ट्रीय भावना, चमत्कार प्रदर्शन की भावना और श्रृंगार रस की भावना प्रमुखता। साथियों, आपके रीतिकालीन जो काव्य है इसकी विशेषता है। साथियों, आपको पता है विशेषता वाले प्रश्न जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल आरपीएससी जो है विशेषता वाले प्रश्न को लेकर बहुत ही सीरियस है। ठीक है, तो आपको ऐसे विशेषता वाले प्रश्न आपको जो है ध्यान रखना है, आपके एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। तो निम्न में से कौन सी विशेषता है जो सामान्यतः रीतिकालीन काव्य की नहीं है? तो साथियों रीतिकालीन काव्य में जो है आपके राष्ट्रीय भावना नहीं है। ये साथियों जो है आपके आधुनिक काल में, ठीक है, किसमें? आधुनिक काल में आपके जो है द्विवेदी युग में देखने को मिलती है। किसमें? द्विवेदी युग में और आदि भारतेंदु युग में जो है आपके राष्ट्रीय भावना की जो है देखने को मिलती है। तो ये आपके रीतिकालीन काव्य की विशेषता नहीं है, ये आधुनिक काल की विशेषता है। ठीक है, अगला प्रश्न अपना, यह प्रेम को पंत कराल महा तरवारी की दार पे दावनो है, इस पंक्ति के रचयिता कवि हैं? साथियों पंक्ति है आपके सामने, यह प्रेम को पंत कराल महा तरवारी की धार पे दावनो है, इस पंक्ति के रचयिता या फिर कवि कौन है? तो यहाँ हम बात करते गणानंद, कवि आलम, तीसरा ऑप्शन है कवि बोधा, या फिर कवि ठाकुर।
तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं आपके सामने, तो यहाँ इसका जो आंसर है वो हो जाएंगे बोधा। यह प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पे दावनो है, ये पंक्ति किसकी है, तो ये बोधा की पंक्ति है। यहाँ आपका जो है तीसरा नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका साथियों वो है, वागदरा बंधी हुई नालियों में ही प्रवाहित होने लगी। वागदरा बंधी हुई नालियों में ही प्रवाहित होने लगी, जिससे अनुभव के बहुत से गोचर और अगोचर विषय रससिक्त होकर सामने आने से रह गए। ये जो है कथन किसका है, ये किसने कहा था साथियों, तो आपके सामने कथन है, फिर से एक बार अच्छे से कथन को पढ़े। वागदरा बंधी हुई नालियों में ही प्रवाहित होने लगी, जिससे अनुभव के बहुत से गोचर और अगोचर विषय रससिक्त होकर सामने आने से रह गए। ये साथियों ये कथन किसका है, तो यहाँ हम बात करते हैं कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, डॉक्टर नगेंद्र का है, या फिर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। तो साथियों ये कथन कहने वाले हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना, देव द्वारा रचित अष्टयाम का विषय है। जो देव की रचना है साथियों कौन सी, अष्टयाम, और काफी बार एग्जाम में पूछी गई है कि अष्टयाम रचना किसकी है, तो आपकी किसकी है, देव की रचना है। वेरी मोस्ट है, ठीक है, आपको ध्यान में रखनी है। जो आपके अष्टयाम रचना है वो किसकी है, देव की रचना है। इसके विषय में जो है अष्टयाम, इसके विषय में जो है आपके सामने कौन सा कथन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहला है राम दिन के भोग विलास की दिनचर्या, या फिर श्री कृष्ण की पूजा विधि। इसमें क्या है, अष्टयाम के जो इसमें 8 रीति सिद्धांतों का निरूपण है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं देव द्वारा रचित अष्टयाम का विषय में, तो इसमें राम के भोग विलास की दिनचर्या का वर्णन है। किसमें, अष्टयाम में। किसके द्वारा रचित है, ये देव के द्वारा रचित है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है पहले नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मिस्र बंधुओं ने पूर्वालंकृत काल का सबसे बड़ा आचार्य किसे माना है। मिस्र बंधुओं ने पूर्वालंकृत काल का सबसे बड़ा आचार्य किसे माना है। साथियों कुछ प्रश्नों के कभी तो है आप भी जवाब दिया करो, क्योंकि जब तक आप जवाब नहीं दोगे तो आपको जो है कंटेंट कैसे पता लगेगा कि आप सुन रहे हो, बस प्रश्नों को देख रहे हो, सुन रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं निकलता ना। प्रश्न दिखते पहले सबसे पहले आपका कमेंट होना चाहिए, उसके बाद आपका आंसर होना चाहिए देखने के लिए। ठीक है, तो मिस्र बंधुओं ने पूर्वालंकृत काल का सबसे बड़ा आचार्य किसे माना है, भिखारी दास को, या फिर बिहारी को। तीसरा ऑप्शन है चिंतामणि को, या फिर देव को। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं आपके मिस्र बंधुओं ने पूर्वालंकृत काल का सबसे बड़ा आचार्य भिखारी दास को माना है। किसको, भिखारी दास को माना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है पहले नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, निम्न में से रीति सिद्ध कवि नहीं है। निम्न में से रीति सिद्ध कवि नहीं है। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं पहला बिहारी, सोमनाथ, वृंद, या फिर पजनेश। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं आपके जो सोमनाथ है ये रीति सिद्ध कवि नहीं है, ये कौन से हैं, रीतिबद्ध कवि हैं। कौन से, रीतिबद्ध। ठीक है, आपके रीति सिद्ध कौन से हैं, बिहारी, वृंद और पजनेश। और रीति मुक्त कौन से हैं, जिसमें आपके गणानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। ठीक है, एक बार आप रीतिबद्ध में आपके जो है सोमनाथ, ठीक है, इसमें आपके चिंतामणि हो गई। कौन से, चिंतामणि। आपके केशव दास हो गए, कौन, केशव दास। ठीक है, आपके ये सारे जो है भिखारी दास हो गए, ये सारे कवि जो है आपके रीतिबद्ध कवि हैं। ठीक है, कौन से, भिखारी दास। ये सारे आपके रीतिबद्ध हैं। रीति सिद्ध में आपके बिहारी, वृंद, पजनेश आदि कवि हैं। और रीति मुक्त में आपके, रीति मुक्त की बात करूं मैं तो रीति मुक्त कवियों में आपके जो हैं गणानंद, एक तो कौन हो गए, गणानंद, एक हो गए आपके आलम, एक हो गए आपके बोधा, एक हो गया आपका ठाकुर, और एक हो गया आपके द्विज देव। द्विज देव। रीति मुक्त कवियों का अंतिम कवि कौन है, तो भी द्विज देव माना जाता है। ठीक है साथियों, तो आपका यहाँ पे तो है जो है दूसरे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर था। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं, लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है। लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है साथियों, तो इनको कवि कहा जाता है, या फिर शिक्षक कहा जाता है,
आचार्य कहा जाता है या फिर पंडित कहा जाता है। पहले पूछा गया है साथियों एग्जाम में, तो फिर से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है, तो इनको आचार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आचार्य कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न अपना, रीति काव्य की प्रमुख विशेषता सही है या फिर रही है? ठीक है, रीति काव्य की प्रमुख विशेषता रही है, तो रीति काव्य में साथियों काव्यत्व और आचार्यत्व का मिश्रण है। दूसरा ऑप्शन है अंतर्वस्तु के रूप में श्रृंगार का चयन। तीसरा ऑप्शन है चित्रात्मक और नाद सौंदर्य। और चौथा ऑप्शन है श्रृंगार और भक्ति का गठजोड़ या फिर बेजोड़। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं रीति काव्य की प्रमुख विशेषता कौन सी है साथियों, तो श्रृंगार और भक्ति का बेजोड़ या फिर गठजोड़ माना जाता है। किसकी? रीति काव्य की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, तो आपका चौथे नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, कौन सा ग्रंथ कवि भूषण द्वारा रचित नहीं है? ठीक है साथियों, इनमें से कौन सी रचना है जो आपके कवि भूषण के द्वारा रचित रचना नहीं है? पहली रचना है छत्र प्रकाश, दूसरी है शिवा बावनी, तीसरी है छत्रसाल दशक और चौथी है शिवराज भूषण। तो साथियों इसके बारे में हम बात करते हैं, तो आपके छत्र प्रकाश जो है ये कवि भूषण के द्वारा रचित रचना नहीं है। तो आपका यहाँ पे जो है पहले नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, आपके सामने कथन दिया हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण कथन है। ठीक है, नोट कर लेना बोले चाहे तो आपके नोट्स के अंदर। बिहारी की कविता श्रृंगारी है, कथन आपके सामने ये है। ठीक है, और कारण है इसका, बिहारी की कविता प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती है। साथियों आरपीएससी ने एक बार 2000 ग्रेड फर्स्ट में 2016 में जो है ऐसा प्रश्न पूछ लिया था जिसमें आपके कथन और कारण से संबंधित प्रश्न था। ठीक है, जिसमें आपके मैं बात करूं तो इसमें आपके प्रश्न जो था कथन और कारण से संबंधित था, ऐसा प्रश्न आता है आपके सामने। अब आप इसको अच्छे से देखें, पहले ऊपर कथन दिया हुआ है, फिर नीचे आपको जो है कारण दिया हुआ है। कथन है बिहारी की कविता श्रृंगारी है। ठीक है, इसके बाद आपको कारण दिया हुआ है इसका कि बिहारी की कविता प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती है। तो अब हम बात करते हैं इसमें कि कौन सा कथन जो है गलत और कौन सा जो सही है। ठीक है, कथन गलत है वह कारण सही है। दूसरा ऑप्शन है कथन सही है व कारण गलत है। तीसरा ऑप्शन आपके सामने कथन तो सही है लेकिन कथन व कारण दोनों ही सही है। और चौथा ऑप्शन है कथन व कारण दोनों ही गलत है। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं, तो यहाँ आपके जो है कथन व कारण दोनों ही सही है। कैसे सही है? क्योंकि बिहारी की जो कविता है वो श्रृंगारी है और बिहारी की कविता प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती है। ठीक, इसकी घनानंद की पहुंचती है प्रेम की उच्च भूमि पर। ठीक है, तो आपकी बिहारी की जो है नहीं पहुंचती। दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। तो आपका यहाँ पे जो है तीसरे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भाषा की समाज शक्ति व कल्पना की संहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग किसने किया? भाषा की समाज शक्ति व कल्पना की संहार शक्ति सर्वाधिक उपयोग किसने किया है? तो चिंतामणि ने किया था या फिर कवि भूषण ने, कवि बिहारी ने या फिर केशव दास ने। ठीक है, यहाँ केशव दास है इनका पूरा नाम। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं कि भाषा की समाज शक्ति व कल्पना की संहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग किसने किया था? तो बिहारी ने किया था। किसने? बिहारी ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना, बिहारी सस्से किस छंद में लिखी गई रचना है? बिहारी सस्से किस छंद में जो है लिखी गई रचना है? सोरठा में या फिर दोहा में, कवित छंद में या फिर आपके सवैया छंद में? तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं आपके जो बिहारी सस्से ये साथियों ये आपके बिहारी की रचना है। ये बिहारी सस्से जो है साथियों ये आपके जो है कवि दोहा छंद में लिखी गई थी। किसमें? दोहा छंद में लिखी गई थी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है दूसरे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना, रीतिकालीन कवि चिंतामणि के ग्रंथों का सही क्रम बताएं। वेरी मोस्ट है साथियों, एक तो आपको ग्रंथों वाला प्रश्न जैसे एक तो क्रम वाला ऐसे जमाने के लिए रचनाएं हैं, ऐसे जमाने के लिए पूछ सकते हैं, और एक आपको सन के अनुसार भी दे सकते हैं कि जैसे आपको सन के अनुसार की कौन सी रचना सबसे पहले आएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पूछा गया रीतिकालीन कवि चिंतामणि के ग्रंथों का सही क्रम बताएं। साथियों हालांकि मैंने जो है सब लगभग मैंने बुक में देखा है, तो मुझे कहीं इनका जो है इनकी रचनाओं का जो है मुझे सन नहीं मिला।
ठीक है। अगर आप लोगों में से किसी के पास अगर इनकी रचनाओं का सन है तो आप मुझे जरूर कमेंट में शेयर करें, ठीक है, क्योंकि मुझे इसका जो है सन कहीं मिला नहीं। अगर कहीं मिला तो मुझे थोड़ा जो है मिस्टेक से मिला, कुल मिला के मुझे सही से नहीं मिला। तो आप इनका जो है सन मुझे बिल्कुल शेयर करें। आप कमेंट के माध्यम से मुझे इनके सबके शेयर, पहले आप नाम लिखना और उसके आगे उसका सन जरूर लिखना और मुझे कमेंट करना, ठीक है। उसको मैं वापस जो है उसका धन्यवाद करूंगी क्योंकि उसने मेरे लिए जो कुछ मेहनत की है, ठीक है। तो साथियों इसमें अगर मैं बात कर रही हूँ तो सबसे पहले द्वितीयकालीन कवि चिंतामणि के ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है, तो आपके जो है कवि कल्पतरु वाली रचना जो आपके सबसे पहले आएगी, छंद विचार, इसके बाद काव्य विवेक और उसके बाद काव्य प्रकाश। इसका जो क्रम है साथियों ये रहने वाला है, लेकिन अब आप इस क्रम के अनुसार, ये क्रम सही है, ठीक है, इस क्रम के अनुसार ही आप मुझे इसका जो सन है वो शेयर करेंगे कमेंट में, ठीक है। तो आप मुझे इसका जो है आंसर जरूर बता देना, ठीक है। अगला प्रश्न अपना, रस रत्नावली और जनक पच्चीसी किस रीतिकालीन कवि की रचनाएं हैं? रस रत्नावली और जनक पच्चीसी किस रीतिकालीन कवि की रचनाएं हैं? तो साथियों ये मतीराम की हैं या फिर बिहारी की हैं या फिर मंडन की, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हम बात करते हैं तो रस रत्नावली और जनक पच्चीसी जो है साथियों ये आपके मंडन कवि की रचनाएं हैं। किसकी? मंडन कवि की, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में मैं बात करती हूँ, राधा के राजसी ठाट बाट का चित्रण किसने किया? राधा के राजसी ठाट बाट का चित्रण किसने किया? हट्टी जी ने किया था या फिर नेवाज ने किया? तीसरा ऑप्शन है पजनेस ने या फिर रस निधि ने। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं तो आपके राधा के राजसी ठाट बाट का चित्रण हट्टी जी ने किया था। किसने? हट्टी जी ने किया था। आपका यहाँ पे जो है पहले नंबर का आंसर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। साथियों अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रबोध क्लासेज के नाम से, उसको ज्वाइन कर ले और आपको वहां से जो है ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, डाउनलोड करके आराम से दोबारा देख सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न है, छंद विचार और फाजिल अली प्रकाश किस रीतिकालीन कवि की प्रसिद्ध रचनाएं हैं? छंद विचार और फाजिल अली प्रकाश किस रीतिकालीन कवि की प्रसिद्ध रचनाएं हैं? पहला ऑप्शन है बेनी कवि, दूसरा ऑप्शन है चिंतामणि की या फिर रसलीन की या फिर सुखदेव मिश्र की। तो साथियों छंद विचार और फाजिल अली प्रकाश जो है ये आपके सुखदेव मिश्र की रचना है। किसकी? सुखदेव मिश्र की। तो आपका यहाँ पे जो है चौथे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ, आपके सामने कुछ पंक्तियां दी हुई हैं जो रीतिकालीन कवि के बारे में पूछा गया है। तेरे ये कपोल बोल अति ही रसाल, मन जिनकी सदाई उपमा विचारियत है। प्रस्तुत पंक्ति रीतिकालीन किस कवि की है? साथ ही आपके साथ पंक्ति है, तेरे ये कपोल बोल अति ही रसाल, मन जिनकी सदाई उपमा विचारियत है। प्रस्तुत पंक्ति रीतिकालीन की किस कवि की है? पहला ऑप्शन आपके सामने देव की है या फिर नेवाज की है, सूरती मिश्र की है या फिर इनमें से किसी की नहीं है। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं तो आपके ये पंक्तियां जो है सूरती मिश्र के द्वारा लिखी गई है। तो किसकी है? ये सूरती मिश्र की है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो है तीसरे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपना, अनुप्रास विनोद व अलंकार गंगा किस रीतिकालीन कवि की रचना है? ठीक है, अनुप्रास विनोद व अलंकार गंगा किस रीतिकालीन कवि की रचनाएं हैं? पहला आपका जो ऑप्शन है कुलपति मिश्र की, दूसरा ऑप्शन है सूरती मिश्र, तीसरा ऑप्शन आपके सामने देव या फिर चौथा ऑप्शन है श्रीपति की, ठीक है। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं कि अनुप्रास विनोद और अलंकार गंगा जो है आपके श्रीपति की रचनाएं हैं। किसकी? कवि श्रीपति की रचनाएं हैं। तो आपका यहाँ पे जो है चौथे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ। अगला प्रश्न है आपका, थोरे गुण रीजिते बिसराई वह बानी किस रीतिकालीन कवि की पंक्तियां हैं? थोरे गुण रीजते बिसराई वह बानी किस रीतिकालीन कवि की पंक्तियां हैं? बिहारी की हैं या फिर दूसरा ऑप्शन कृष्ण कवि की, तीसरा ऑप्शन है भूषण की या फिर चौथा ऑप्शन आपके सामने गणानंद की। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं तो आपके ये पंक्तियां किस रीतिकालीन कवि की हैं? तो ये आपके कृष्ण कवि की हैं। किसकी? कृष्ण कवि की पंक्तियां हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना जो है मतीराम की नहीं है? ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, ललित ललाम या फिर आपके रसिक प्रिया, ठीक है।
तो साथियों ये जो आपके रसिक प्रिया ये है आपके केशव दास की, किसकी? केशव दास की। ठीक है, तो आपकी ये जो रसिक प्रिया है ये केशव दास की रचना है। किस कौन सी? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये सब आपके जो है केशव दास की रचना है। तो आपका यहाँ पे चौथा नंबर का ऑप्शन है यही गलत है, क्योंकि ये केशव दास की रचना है। बाकी सब जो है आपके मोतीराम की रचनाएं हैं। कौन कौन सी? व्रत कौमुदी, ललित ललाम और अलंकार पंचाशिका। बिल्कुल तीनों ही जो है आपके मोस्ट रचना है। ये प्रश्न पूरा आप मोस्ट ही मान लो, क्योंकि इसकी जो रचना रसिक प्रिय केशव दास की ये भी महत्वपूर्ण है। बाकी की ये तीनों जो रचनाएं हैं अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी और ललित ललाम, ये तीनों मतीराम की है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है रीतिकाल के किस कवि का उपनाम काष्ठ जीवा स्वामी था? रीतिकाल के किस कवि का नाम काष्ठ जीवा स्वामी था? तो यहाँ हम बात करते हैं देव का या फिर देव बनारस वाले का। एक तो आपके साथ दो है देव, एक तो देव आपके जो रीतिकालीन कवि वाले, एक बनारस वाले हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग है, एक रसलीन का या फिर मतीराम का। ठीक है, तो रीतिकाल के किस कवि का उपनाम जो काष्ठ जीवा स्वामी था? तो आपके जो बनारस वाले देव है, इसलिए आपको पर्सनल आपको लग ही गया होगा कि देव दो दे रखे हैं, एक तो देव और एक बनारस वाले देव। तो ये काष्ठ जीवा जो स्वामी किनका उपनाम था? बनारस वाले देव का उपनाम था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है दूसरा नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का अपना अंतिम प्रश्न है साथियों, और साथियों इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारी वेबसाइट है, इस पे आपको हमारे जो हर प्रकार की, जो आपको किसी प्रकार की कहानी, नाटक, जीके से संबंधित, आपको राजस्थान का भूगोल, हिस्ट्री या किसी भी प्रकार का आपको कंटेंट चाहिए, बिल्कुल आपको श्योर कंटेंट जो आपको कंटेंट जो कि आपको सन के साथ बिल्कुल सही मिलेगा। ठीक है, तो आप हमारी वेबसाइट है प्रबोध क्लासेज, PRABODH। ठीक है, प्रबोध स्पेस नहीं लगाना है, प्रबोध क्लासेज के नाम से डॉट और आगे इन लगाना। ठीक है, जैसे आप ये लगाओगे वेबसाइट, तो आपको हमारी जो प्रबोध क्लासेज का चैनल है पूरा हमारे वेबसाइट पे ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप हिंदी से संबंधित किसी प्रकार के जो है सारा कंटेंट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आपके हिंदी में सेकंड ग्रेड में लगी हुई है पूछ के रात कहानी, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की जो है कहानी उसने कहा था, ये सारी कहानियों के PDF जो है आप हमारे जो है वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और आप हमारे जो वेबसाइट वाला पेज है इसको भी आप फॉलो कर ले, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर ले, टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, फेसबुक पेज को हमारे जो है आप फॉलो कर ले, ट्विटर वाले पेज को आप फॉलो कर ले। आपको सभी प्रकार के जो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अब हमारा प्रश्न है किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? केशव दास जी को, या फिर तुलसीदास जी, मतीराम या फिर लाल कवि? तो किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है साथियों? तो आपके जो केशव दास है इनको जो है इनकी संवाद योजना है, इसको सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। किसमें? रीतिकाल में। ठीक है, तो साथियों आज के अपने जो है यहाँ पे हुए 25 प्रश्न खत्म। कल से अपने जो है प्रश्नोत्तरी रहेगी वापस फिर से रीतिकाल के प्रश्नों के बारे में रहेगी। ठीक है, तो आज की अपनी प्रश्नोत्तरी यही होती है खत्म। आज के लिए धन्यवाद।